ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण का सिंपल सा जो मतलब है वो क्या निकलता है, वो आप मतलब देखो, वो होता है कि पूरे का पूरा विश्व जो है आपने उसको क्या करना है, एक बाजार के रूप में देखना है कि आपके लिए क्या है, पूरे का पूरा विश्व जो है वो एक बाजार है। तो ये पूरे बाजार का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपकी इच्छा है जब चाहे आप, ठीक है, विश्व के किसी भी देश से कोई सामान खरीदना हो खरीद सकते हो, कहीं पे आपने कुछ बेचना हो तो बेच सकते हो, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। सारे का सारा बाजार उसी प्रकार से होगा जैसे कि आपके लिए एक घरेलू बाजार है, ठीक है। पर कोई भी वस्तु खरीदने का मतलब ये नहीं कि आपने गैर कानूनी वस्तुएं खरीदनी है। इसके लिए आपको जो बिजनेस लॉ की आप स्टडी करते हो, बिजनेस लॉ जो पढ़ते हो, आपको वहाँ के जो नियम दिए गए हैं उनको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। उनको तोड़ के आप किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब ये देखो, जैसे हमने एग्ज़ाम में लिखना होता है कि ये वैश्वीकरण क्या है, तो उस तरह के शब्द क्या हैं वो कैसे लिखोगे आप। आपका कहने का मतलब होगा, वैश्वीकरण का अर्थ है एक देश की अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र व्यापार, पूंजी व श्रम के स्वतंत्र प्रवाह आदि की सहायता से अन्य देशों की अर्थव्यवस्था से जोड़ना। वैश्वीकरण में घरेलू अर्थव्यवस्था का अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं के साथ संबंध बढ़ाया जाता है। इसके अंतर्गत बहुराष्ट्रीय कंपनियों को घरेलू अर्थव्यवस्था में निवेश करने के लिए आकर्षित किया जाता है, ठीक है। वैश्वीकरण का तात्पर्य ऐसी प्रक्रिया से है जिसके अंतर्गत विश्व अर्थव्यवस्था में खुलेपन, परस्पर आर्थिक निर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। तो मतलब क्या बताया वैश्वीकरण का, आपको मतलब यही बताया है कि जिस देश की कंपनी किसी भी देश में काम करना चाहे वो कर सकती है, ठीक है। किसी के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है। हमारे देश में बाहर के देश की कंपनियां आके काम करना चाहें कर सकती हैं। हमारे देश की कोई कंपनी है वो विदेश में जाके बिजनेस करना चाहती है तो कर सकती है। इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होगी। इसी को हम बोलते हैं वैश्वीकरण, ठीक है। तो स्ट्रैटजी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, ये जो वैश्वीकरण है, ठीक है, इसके लिए रणनीतियाँ बनी हैं। वो क्या है हमारे पास, ठीक है। उसके लिए सबसे पहली नीति है कि वैश्वीकरण को आपने बढ़ावा देना है तो उसके लिए आप क्या क्या कदम उठा सकते हो। तो उसके लिए पहला है हमारे पास एक्सपोर्ट, निर्यात करना। निर्यात द्वारा व्यवसाय को वैश्विक स्तर पर फैलाना वैश्वीकरण की एक पुरानी रणनीति है, ठीक है। एक पुराना तरीका है ये कि आप एक्सपोर्ट करो, ठीक है, निर्यात करो। तो इसका मतलब क्या होगा कि वैश्वीकरण की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ठीक है, कि दूसरे देशों में हम सामान बेचेंगे, निर्यात करेंगे। तो ये हमारे लिए क्या है, एक वैश्वीकरण का ही एक कदम माना जाएगा। प्रारंभ में घरेलू कंपनी केवल एक ही देश को अपने उत्पाद निर्यात करती है। फिर धीरे धीरे यह अपने उत्पाद अन्य देशों को निर्यात करके अपने व्यवसाय के कई देशों में फैलाकर वैश्विक स्तर की व्यावसायिक इकाई बन जाती है। यदि घरेलू कंपनी की उत्पादन क्षमता पूर्ण रूप से घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रयोग नहीं हो पाती तथा उसकी उत्पादन लागत अन्य देशों की व्यावसायिक इकाइयों की तुलना में कम है, तो वह अपनी अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता का पूर्ण लाभ उठाने के लिए उसका निर्यात करना शुरू कर देती है, ठीक है। मतलब क्या है कि अगर कोई कंपनी, ठीक है, घरेलू कंपनी है, उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा है और उसका विक्रय जो है अगर अपने ही घरेलू देश में करना हो तो वो पूरे का पूरा नहीं हो सकता है। तो कम उत्पादन करने के स्थान पे अगर वो पूरे का पूरा उत्पादन करे जितने के लिए वो सक्षम है, तो ये जो एक्स्ट्रा उत्पादन हुआ है, फालतू उत्पादन किया गया है, तो उसका वो क्या कर सकती है, निर्यात कर सकती है, ठीक है। निर्यात करने से क्या होगा, वैश्वीकरण की तरफ बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है हमारे पास, वो है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। तो लाइसेंसिंग क्या होती है, लाइसेंसिंग के बारे में देखो। लाइसेंसिंग के अंतर्गत एक देश की व्यावसायिक इकाई अपनी बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट आदि को प्रयोग करने का अधिकार किसी अन्य देश की व्यावसायिक इकाई को प्रदान करती है, ठीक है। तो ये जो बदले में वो राशि प्राप्त करती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है कि उसको रॉयल्टी प्राप्त होगी। और जो अधिकतर देश हैं उनकी रॉयल्टी की दर है वो होती है ज़्यादा करके विक्रय के ऊपर 5% से लेके 8% तक,
ठीक है। उसके बाद दूसरा हमारे पास क्या है, फ्रेंचाइजिंग। तो फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, इसके अंतर्गत एक देश की व्यावसायिक इकाई, ठीक है, किसी दूसरे देश की व्यावसायिक इकाई को विधिवत ढंग से व्यवसाय करने का अधिकार प्रदान करती है। इसमें फ्रेंचाइजी फ्रेंचाइजर के ब्रांड नाम से उत्पाद व सेवाएं बेच सकता है। कई बार फ्रेंचाइजर कुछ मुख्य उपकरण व कल पुर्जे फ्रेंचाइजी को उपलब्ध करवाता है। कुछ दशाओं में फ्रेंचाइजर दूसरे देश में डीलरों की नियुक्ति करता है। उदाहरण के लिए पेप्सी, कोका कोला अपने उत्पाद का सिर्फ दूसरे देशों में फ्रेंचाइजी को उपलब्ध करवाते हैं। फ्रेंचाइजी इकाई का अपना बोटलिंग प्लांट होता है, जहां से वे सिर्फ से स्वयं सॉफ्ट ड्रिंक बनाकर बोतलों में पैक करके फ्रेंचाइजर के ब्रांड नाम से बेचते हैं। अब दोनों में देखो फर्क क्या है, थोड़ा सा फर्क है। लाइसेंसिंग में क्या होता है, बौद्धिक संपदा जो है उसका उपयोग किया जाता है, और फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है कि अधिकार दे दिया जाता है कि आप उस वस्तु को तैयार कर सकते हो, ठीक है। और उसके लिए ये हो सकता है कि जो एक कंपनी है, ठीक है, वो अपना कुछ जो रॉ मटेरियल है, ठीक है, या मेन प्रोडक्ट के लिए कुछ पार्ट बनता है, उसको दूसरे देश को उपलब्ध करवा सकती है, लेकिन बाकी का काम जो है दूसरा देश जो है अपने आप ही करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन समझौता। तो इसमें क्या होता है, इस रणनीति में विश्व स्तर पर विपणन का कार्य करने वाली कंपनी किसी विदेशी कंपनी के साथ उत्पाद को उसके द्वारा बनाने का समझौता करती है तथा उस उत्पाद के विपणन का दायित्व स्वयं लेती है। तो इसमें क्या होता है, एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी को कहती है कि आप ये वाली वस्तुएं तैयार करो, ठीक है, ऑर्डर दे देती है वस्तुओं को बनाने का, और उनको बेचने का काम हमारा रहा, यानी कि जो मार्केटिंग करनी है हम मार्केटिंग हम कर देंगे, बिकवा हम देंगे सामान। तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या होता है, उत्पाद का निर्माण तो घरेलू इकाई करती है, परंतु उत्पाद के विपणन कार्य का दायित्व विदेशी कंपनी लेती है। इस रणनीति में विदेशी कंपनी अन्य देशों में बिना अपनी निर्माणी इकाई स्थापित किए अपने व्यवसाय का अन्य देशों में संचालन कर लेती है, ठीक है। यदि किसी देश में इसका व्यवसाय अधिक नहीं चलता तो विदेशी कंपनी बड़ी सरलता से उस देश में अपना व्यवसाय बंद कर सकती है, क्योंकि वहां उसकी कोई अपनी निर्माणी इकाई नहीं है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें क्या है कि एक देश की कंपनी दूसरे देश को ये कहती है कि आप वस्तुएं तैयार कर दो, उसका विपणन करने की जिम्मेवारी हमारी है। तो इसमें क्या उनको सरलता हो जाती है, अगर व्यवसाय बंद करना तो बंद भी कर सकती है, क्योंकि उन्होंने किसी प्रकार की वहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह तो लगाई नहीं है, ठीक है। इसके बाद चौथी किस्म जो है हमारे पास, यानी कि रणनीति है, जो कदम है वो क्या है, वो है जॉइंट वेंचर। तो ये आपने अकाउंटिंग में भी पढ़ा होगा। जॉइंट वेंचर में क्या होता है, विदेशी बाजार में प्रवेश लेने के लिए यह रणनीति बहुत प्रचलित है। संयुक्त उपक्रम में विदेशी साझेदार घरेलू साझेदार के साथ मिलकर व्यावसायिक इकाई स्थापित करता है। इस संयुक्त उपक्रम का स्वामित्व व प्रबंधकीय अधिकार दोनों साझेदारों के पास होते हैं, ठीक है। ये एक तरह से क्या है, जॉइंट वेंचर दो देशों के जो कंपनियां हैं वो आपस में क्या करती हैं, एक तरह से साझेदारी करती हैं, मिलके काम को, ठीक है, शुरू करती हैं। यानी कि वस्तुओं का उत्पादन करना, वो मिलके वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और उनका विपणन करती हैं। घरेलू इकाई को घरेलू दशाओं के बारे में, जैसे उपभोक्ताओं की रुचि, आय स्तर, फैशन पसंद, प्राथमिकता आदि के बारे में ज्ञान होता है। उसके पास व्यवसाय को चलाने के लिए आधारभूत सुविधाएं जैसे निर्माण इकाई, वितरण नेटवर्क, सेवा केंद्र आदि होते हैं। यदि विदेशी साझेदार विकसित देश में होता है तो उसके पास उच्च स्तरीय टेक्नोलॉजी व तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं। घरेलू इकाई अपने निर्माणी इकाई, अपना वितरण नेटवर्क, स्थानीय श्रम आदि उपलब्ध करवाती है। संयुक्त उपक्रम का लाभ विदेशी साझेदार व घरेलू इकाई आपस में निर्धारित अनुपात में बांटते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। अब ये जो फर्क है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग।
प्रबंधकीय समझौता। अब मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, इनमें थोड़ा सा फर्क देख लेना आप क्या होता है। पहले मीनिंग देख लो इसका, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग। इसमें क्या होता है, इस समझौते के अंतर्गत विदेशी कंपनी किसी अन्य देश में अपनी प्रबंधकीय एजेंसियों की स्थापना करती है। इन प्रबंधकीय एजेंसियों की सहायता से यह अन्य देशों की व्यावसायिक इकाइयों में बिना अपनी पूंजी निवेश किए इन्हें प्रबंधित करती हैं। अर्थात इस समझौते में केवल प्रबंधकीय जानकारी ही उपलब्ध करवाई जाती है। इस सेवा के बदले विदेशी कंपनी घरेलू कंपनी से लाभ का कुछ प्रतिशत या एक मुश्त राशि फीस के रूप में देती है। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, वहाँ पे वस्तु का उत्पादन करने के लिए कहा जाता है। यहाँ पे सिर्फ क्या है, मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट की सेवा ही उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है। यानी कि बिजनेस का जो संचालन करना होता है उसके लिए एक देश के कर्मचारी जो हैं दूसरे देश के पास पहुंचते हैं या फिर वहाँ पे अपना क्या करते हैं, वो प्रबंध जो है, प्रबंधकीय सेवा जो है वो प्रदान करते हैं। उसके बाद सिक्स्थ हमारे पास पॉइंट है, वो है होली ओन्ड सब्सिडरीज, पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां। कुछ विदेशी कंपनियां अन्य देशों में अपने पूर्ण स्वामित्व वाली निर्माणी इकाइयां स्थापित करती हैं। इन सहायक कंपनियों की पूर्ण पूंजी विदेशी कंपनी के पास ही होती है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की इस रणनीति को तब अपनाती हैं जब वे निर्माण क्रियाओं व विपणन क्रियाओं पर अपना संपूर्ण नियंत्रण रखना चाहती हैं। यह रणनीति वैश्वीकरण की अन्य रणनीतियों से इस प्रकार भिन्न है कि इसमें निर्माणी इकाई भी विदेशी कंपनी द्वारा ही लगाई जाती है। ठीक है। इसमें क्या है, निर्माण करने वाली कंपनी भी ये विदेश की ही होती है। ठीक है। और ये विपणन भी खुद कर लेती है, निर्माण भी इसने खुद करना है। ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने भारत में LG इंडिया नाम से संपूर्ण स्वामित्व वाली अपनी निर्माणी इकाई सहायक कंपनी के रूप में स्थापित की है। इस सहायक कंपनी की संपूर्ण क्रियाएं व विपणन क्रियाएं भारत में ही की जाती हैं। मूल कंपनी के ब्रांड नाम से ही सहायक कंपनी अपने उत्पाद बेचती है। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है कि विदेश की कंपनी जो है वो पूरे का पूरा अपनी कंपनी की स्थापना यहाँ पे कर लेती है। यानी कि वो क्या करती है, जो मुख्य कंपनी है वो तो विदेश में ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी सहायक कंपनी खोल देगी और अपने उसी नाम से यहाँ पे अपने बिजनेस का संचालन करेगी। इसके नेक्स्ट है हमारे पास असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। संग्रहण समझौते, असेंबली कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, वैश्वीकरण की इस रणनीति में विदेशी साझेदार मूल उपकरण व पुर्जे उपलब्ध करवाता है, परंतु इसका संग्रहण दूसरे देश में किया जाता है। ठीक है। तो आपको पता ही है वस्तुओं का असेंबल करना क्या होता है। ठीक है। तो इसमें क्या किया जाता है, पुर्जे जो है वो एक देश उपलब्ध करवाता है, लेकिन उसको जोड़ के जो वस्तु तैयार की जाती है वो दूसरे देश में तैयार की जाती है। इसी को हम बोलते हैं संग्रहण समझौते। प्राय विकसित देश की व्यावसायिक इकाई मूल उपकरण उपलब्ध करवाती है, जबकि इनका संग्रहण विकासशील देश में किया जाता है। इस प्रकार इस समझौते से विकासशील देश की सस्ती श्रम लागत का लाभ मिल जाता है। विकासशील देश में इस संग्रहित उत्पाद को विकसित देश के ब्रांड नाम से ही बेचा जाता है। इस समझौते से आयात कर की भी बचत होती है, क्योंकि विदेशों से आयातित उपकरणों पर आयात कर तैयार उत्पादों की तुलना में कम होता है। वैश्वीकरण की इस तकनीक में राजनैतिक विरोध भी कम होता है, क्योंकि इसमें उपकरणों को विकासशील देशों में ही संग्रहित करने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं। विकासशील देश में संग्रहण करके तैयार उत्पादों को न केवल वहां के बाजार में ही प्रयोग किया जाता है, अपितु वहां से ये अन्य देशों को निर्यात भी किए जाते हैं। इससे विकासशील देशों के निर्यात बढ़ते हैं। इसके नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस बॉर्डर मर्जर्स एंड एक्विजिशन, अन्य देशों में विलयन व अधिग्रहण। ठीक है। अन्य देशों में विलयन व अधिग्रहण। ऐसे विलयन व अधिग्रहण विभिन्न देशों की व्यावसायिक इकाइयों के बीच होते हैं। विलयन के अंतर्गत प्रायः एक स्तर पर कार्यरत व एक ही तरह के व्यवसाय में संलग्न व्यावसायिक इकाइयां आपसी प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु व दीर्घकालीन
प्रतिस्पर्धात्मक सुदृढ़ता के लिए मिलकर एक ही इकाई में परिवर्तित हो जाती हैं। विलयन के बाद वे बड़े स्तर की बचतों के लाभ उठाती हैं। विदेशी अधिग्रहण के अंतर्गत प्रायः एक देश की बड़ी व्यावसायिक इकाई अन्य देश की किसी व्यावसायिक इकाई का अधिग्रहण करती है। जैसे भारत की टाटा स्टील कंपनी ने यूरोप की कोरस स्टील कंपनी का अधिग्रहण किया। इसी तरह भारतीय एयरटेल ने अफ्रीका में जेन टेलीकॉम ऑपरेशंस का अधिग्रहण किया। इस प्रकार विदेशों में विलयन व अधिग्रहण द्वारा अन्य देशों में स्थापित व्यावसायिक इकाइयों की निर्माणी इकाइयों व विपणन आधार पर तुरंत पहुंच बन जाती है तथा विदेशी प्रतिस्पर्धा में भी कमी आती है। ठीक है, तो ये जो विलयन मर्जर्स, ठीक है, एक्विजिशन, ये होता क्या, इसमें क्या होता है कि एक कंपनी जो है वो दूसरे देश की कंपनी को अपने साथ मिला लेती है और अपने नाम के साथ वहाँ पे कारोबार शुरू कर देती है। इससे क्या होता है, दोनों कंपनियों के बीच में जो कंपटीशन है वो खत्म हो जाता है। फिर उनको आपस में प्रतियोगिता करने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो दोनों कंपनियां जो है वो मिलके दूसरे देश में या फिर अपने ही देश में कार्य करती हैं। यानी कि दोनों कंपनियां क्या करती हैं, आपस में मिलके वस्तुओं का उत्पादन करती हैं और बिजनेस को बढ़ावा देती हैं। तो इससे क्या है, कंपटीशन इनमें खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। मर्जर्स में क्या होता है, दो कंपनियां आपस में मिलती हैं और एक तीसरी कंपनी का नाम रख लेती हैं। ठीक है, और एक्विजिशन में क्या होता है, एक बड़ी कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी को अपने साथ मिला लेती है लेकिन नाम का उपयोग अपना ही करती है। ठीक है, इसके बाद एक और स्ट्रैटेजी जो है, रणनीति है, वो है हमारे पास थर्ड कंट्री रूट। वैश्वीकरण की इस रणनीति का प्रयोग दो देशों के मध्य मैत्रिक संबंधों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। इस रणनीति में एक देश दूसरे देश में प्रत्यक्ष निवेश ना करके पहले तीसरे देश में निवेश करता है, उसके उपरांत यह निवेश लक्षित देश में किया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, थर्ड कंट्री रूट में कि बिजनेस करना है, मान लो एक देश है ए, उसने बी देश के साथ बिजनेस करना है, तो वो सीधा बी के साथ बिजनेस नहीं करता, वो क्या करता है, ए देश है वो सीधा पहले सी के साथ बिजनेस करता है क्योंकि सी उसका मित्र देश है। ठीक है, उसके साथ उसके संबंध अच्छे हैं। फिर सी देश से वो बी देश के साथ बिजनेस को अपने चलाता है। ठीक है, क्योंकि सी देश जो है उसका संबंध जो है बी देश के साथ ठीक है। तो इसलिए एक कंट्री जो है वो क्या करती है कि वो सीधा दूसरे देश के साथ बिजनेस नहीं करती है, वो क्या करती है, पहले किसी तीसरे देश के साथ बिजनेस करती है, फिर वहां से वो अपना बिजनेस जो है दूसरे देश के साथ चलाती है। ऐसा लक्षित देश व दूसरे देश के मध्य मैत्रिक संबंधों के कारण निवेश पर उपलब्ध रियायतों व छूटों का लाभ उठाने के लिए किया जाता है। जैसे भारत में मॉरिशस से मैत्रिक संबंधों के कारण मॉरिशस से आए निवेश पर करों में छूट व रियायतें दी जाती हैं। इस मैत्रिक समझौते का लाभ उठाने के लिए अन्य देश जैसे जापान, इंग्लैंड, यूएसए आदि भारत में सीधा निवेश ना करके पहले मॉरिशस में निवेश करते हैं, उसके पश्चात मॉरिशस से भारत में निवेश किया जाता है। इससे मॉरिशस से आए निवेश पर उपलब्ध करों में रियायतों का लाभ अन्य देशों को मिल जाता है। वैश्वीकरण की इस रणनीति को उस दशा में भी अपनाया जाता है जब मूल निवेशक देश व लक्षित देश के मध्य राजनैतिक या व्यापारिक संबंध अच्छे नहीं होते।